देखिए दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, आपको बाखूबी पता है कि हमने जनरल साइंस का जो सीरीज़ शुरू कर रखा है, उसके अंदर हमने 2 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने भौतिक राशियाँ और मात्रक पढ़े थे। दूसरे के अंदर हमने ग्रेविटी पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, और मैंने बोला था वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, है ना। पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको बता देते हैं। हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, और दोस्तों उसके नोट्स मैंने आपको पता है पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे मैंने उसको डाल दिया था, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझनी है बात कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। जैसे आपको सामने दिख रहा है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग हो जाता है पृथ्वी की तुलना में। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर छलांग लगाता है, उछलता है, तो उतना ही बल लगा के वो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना ज़्यादा वहाँ उछल सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी वैल्यू भी हमने देखिए दोस्तों निकाली थी। आपको बखूबी ये बात पता है। हमने बोला था कि अगर 2 द्रव्यमान हैं, न्यूटन का नियम हमने लगाया था, एक m1 द्रव्यमान है और दूसरा द्रव्यमान दोस्तों m2 है। दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है G m1m2/r²। तो आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, लेक्चर्स जो भी हम कर रहे हैं उनका बार बार आप रिवीजन किया करें, है ना। बार बार देखा करें वीडियो को, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल है, और एक ऐसा बल है ये जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूरी तक लगता है। यानी कि दीर्घ परास, दीर्घ मतलब लंबी, परास दूरी, दीर्घ परास, और सबसे दुर्बल बल, कमज़ोर बल है। अब देखिए, सूरज पृथ्वी को यहाँ तक खींच रहा है, कितनी दूर तक, है ना। इसीलिए ये बल क्या है, सबसे ज़्यादा लंबी परास का बल है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं मेन बातें बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि पृथ्वी जो है उसके बिल्कुल सेंटर से क्या गुजरती है, आपको पता है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग करती है, वो गुजरती है भूमध्य रेखा, लाइन ऑफ इक्वेटर। भूमध्य रेखा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। और जो 2 ध्रुव हैं हमारे पास, यहाँ पर देखिए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इनके ऊपर हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है दोनों पे। लेकिन बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। यानी कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोस्तों बढ़ता जाता है, और जब ध्रुवों से नीचे आते हैं बिल्कुल भूमध्य रेखा की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोस्तों घटता रहता है। अब देखिए, घूर्णन का प्रभाव कहाँ पड़ता है। अगर पृथ्वी 24 घंटे में, आपको पता है, एक चक्कर पूरा करती है, अगर वो 23 में करने लग जाए या 25 में करने लग जाए, यानी कि अगर पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कम या ज़्यादा हो जाए, तो उस केस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है। लेकिन कहाँ प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोस्तों ध्रुवों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है पृथ्वी के घूर्णन का। पृथ्वी का घूर्णन कैसा भी हो, ध्रुवों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ध्रुवों पर तो पहले ही वो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम में क्या परिवर्तन करोगे, जो चीज़ अधिकतम होती है अधिकतम चीज़ में परिवर्तन नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए ध्रुवों पर क्या पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछे थे कुछ मैंने आपको, कुछ क्वेश्चन दिए थे, और आपको पता है 2 न्यूमेरिकल दिए थे मैंने। देखिए, पहला न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ आएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भार जो होता है वो होता है mg के बराबर। यानी कि ये द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, द्रव्यमान कितना दिया, 10 किलो, तो आपको पता है भार होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण mg। द्रव्यमान को 10 रख दो, गुरुत्वीय त्वरण को 9.8 रख दो, है ना दोस्तों। कितना आ गया आंसर, 98। और भार होता है न्यूटन में। भार एक प्रकार का बल होता है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, और डाइन भी मात्रक होता है बल का। डाइन मात्रक सीजीएस होता है, न्यूटन मात्रक एमकेएस होता है, पहले लेक्चर में बात की थी। और 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा इसका, आसानी है। यानी कि भार क्या होता है,
mg द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। m कितना दिया है 10 दिया है, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8, तो गुणा हो जाएंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट केस में 980 न्यूटन भार को द्रव्यमान में बदलिए। अब 980 न्यूटन भार है उसको द्रव्यमान में बदलना है। अब देखिए मुझे पता है कि mg बराबर 980 दिया है। अब 980 न्यूटन, न्यूटन किसका है भार का मात्रक, तो भार दिया है, भार क्या होता है द्रव्यमान गुणा जी। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है ना दोस्तों। यानी कि मुझे क्या दिया हुआ है मैं दोबारा बता दूं, मुझे आज mg दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना दिया है 980 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कीजिए m निकालना है, तो ये हो जाएगा 980 बटा जी, और जी कितना है 9.8, 9.8। अब देखिए जब पॉइंट हटाते हो तो क्या लगता है, इस पॉइंट को हटा दो तो ऊपर 0 98 से हो गया। अब 98 से 1 कटेगा तो आंसर आएगा 100 किलोग्राम। अब क्या आएगा किलोग्राम, कितना आएगा 100 किलोग्राम, यानी कि 980 न्यूटन 100 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर है। 980 न्यूटन भार 100 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर है। 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। पिछली बार 2-3 बच्चों ने सॉल्व किए थे और कमेंट भी किया था, कोशिश किया कीजिए क्वेश्चन को करने की। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और दिए थे मैंने और बोला था कि यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस को करने से। पहला क्वेश्चन था कि 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 1 मोल में कितने अणु होते हैं। देखिए दोस्तों कितने होते हैं 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु होते हैं 1 मोल के अंदर। आपको याद रखना है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 का मतलब 10 1 के बाद 23 जीरो में लगा दो, इतने अणु होते हैं दोस्तों 1 मोल के अंदर। 1 मोल के अंदर कितने अणु होते हैं 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु पर मोल होते हैं। और इसको दोस्तों कहते हैं आवोगाद्रो संख्या, ये आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, आवोगाद्रो संख्या, इसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं आवोगाद्रो संख्या। 6.023 गुणा 10 की पावर 23 1 मोल में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या होती है और इसकी वैल्यू इतनी होती है। फिर देखिए पहले लेक्चर का क्वेश्चन था दोस्तों ये, तीव्रता का मात्रक क्या है। तीव्र बहुत बार आया है ये कंपटीशंस के अंदर, एसएससी के अंदर, रेलवे, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों, क्या है कैंडेला, पहले लेक्चर में पढ़ा था कैंडेला। देखिए ये बहुत आसान था पहचानना। मीटर किसका मात्रक है दोस्तों दूरी का, मोल किसका मात्रक है दोस्तों पदार्थ की मात्रा का, एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों धारा का, विद्युत धारा करंट का, और कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों तीव्रता का। ठीक है, तो ये 7 मात्रक हमने मेन पढ़े थे। 7 मात्रक में थोड़ा बता दूं, पहला क्या होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, और जब आप बात करते हो एफपीएस में फुट। ठीक है दोस्तों, 3 मात्रक पद्धतियाँ होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, उनके अंदर तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है अपने पास, दूसरा क्या था समय, सेकंड होता है मात्रक, तीसरा क्या था द्रव्यमान, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, तीनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आगे क्या था, 7 थे ये टोटल। ताप, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन भी होते हैं, ताप पैमाने हम पढ़ाएंगे आपको, वहाँ कन्वर्जन भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए ये आपके पास क्या आगे 4 इसके बाद क्या आता है 5वें नंबर पे आप क्या पढ़ते हो तीव्रता, तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाता है। 6ठे नंबर पे विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर हो जाता है ना। और 7वें नंबर पे पदार्थ की मात्रा जिसको कैपिटल एन से लिखते हैं मोल। अभी पढ़ा ना 1 मोल में 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु होते हैं, तो ये वहीं से आया है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सबसे अधिक मान कहाँ होता है, सर्वाधिक मान कहाँ होता है, तो हमने अभी अभी दोस्तों आपको बोल के बताया था, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। कहाँ होता है गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वाधिक मान। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर के मैं फिर बता दूं, आज का लेक्चर अभी शुरू करेंगे हम। आज तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम चाल के बारे में पढ़ेंगे, वेग के बारे में पढ़ेंगे, दूरी के बारे में पढ़ेंगे और विस्थापन के बारे में, चारों को पढ़ेंगे। उनका डिफरेंस बताएंगे हम, दोनों में दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, चाल और वेग में क्या अंतर है, इसकी आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी सतह पर, भूमध्य रेखा पर, आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है मान, लेकिन भूमध्य रेखा पर नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया।
क्योंकि अधिकतम मान, पहले सीधी बात समझ लो, अधिकतम मान कहाँ होता है गुरुत्वाकर्षण बल का? पृथ्वी की सतह पर। यानी कि जब कुआं खोद के नीचे जाते हैं तो भी गुरुत्वीय बल का मान घटता जाता है, जब हम आसमान में उड़ते हैं यानी कि ऊपर जाते हैं ऊंचाई में तो भी गुरुत्वीय बल का मान घटता है, लेकिन अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। इसलिए ये तो ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सही है, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि ये अधिकतम ध्रुवों पर होता है। इसका मतलब पृथ्वी सतह वाला तो ठीक है, लेकिन ये कैंसिल हो गया। अब दूसरा देखिए, पृथ्वी सतह पर ठीक है ये, अब यहाँ ध्रुवों पर आ गया तो ये भी ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अगला देखते हैं, गहराई में बिल्कुल नहीं, ध्रुवों पर बिल्कुल होता है लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता, ऊंचाई पर बिल्कुल नहीं, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल नहीं, तो चौथा तो बिल्कुल ही नहीं है, तीसरा भी नहीं है, पहला भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या है? 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास आ जाता है बहुत ही आराम से। अब देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कुछ भी बताना दोस्तों, जो पिछले लेक्चर के हमने आज क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट करके बताना। अभी देखो दोस्तों, आज हम टॉपिक शुरू करना है दूरी एवं विस्थापन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ भाई, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मान लीजिए कोई आदमी ना इस पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और वो पता है क्या करता है, ऐसे ऐसे कैसे भी गति करता हुआ यहाँ पहुँच जाता है बी पॉइंट पे। अब ये उसका पथ है, कभी ऐसे जाता है कभी कैसे जाता है, ठीक है। ए पॉइंट से वो गति करता हुआ यहाँ बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो पता है यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी उसने तय की है, ये वाली सारी की सारी, ये वाली सारी की सारी उसको माप लो, कितने किलोमीटर बनी या मीटर बनी, ये तो होगी उसकी दूरी, यानी कि सारे पथ की लंबाई। ये पथ होता है ना इसका, यानी कि संपूर्ण पथ की लंबाई हो जाएगी, सारा पथ जितना भी उसने तय किया वो तो हो जाएगी दूरी। लेकिन अगर आप ए को बी से सीधा मिला दो बेटा, ए को बी से सीधी रेखा मिला दो, ये जो दूरी होगी सीधी दूरी बिल्कुल ए और बी की, ये क्या हो जाएगी? विस्थापन। तो यानी कि इतना ही फर्क है कि विस्थापन होती है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। अब कोई आदमी मान लीजिए इस पॉइंट से चला, ऐसे गति करके वापस यहीं पहुंच गया बी पे, ए पॉइंट पे ही आ गया। अब देखो दूरी तो तय की है उसने पूरा चक्कर, तो दूरी तो जीरो नहीं है, लेकिन विस्थापन यहाँ जीरो हो गया क्योंकि यहाँ से चला वापस वहीं पहुंच गया। क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, ठीक है ना। अब देखिए, दूरी और विस्थापन, संपूर्ण पथ की लंबाई क्या होती है? इधर दूरी लिखी हुई है, इधर विस्थापन लिखा हुआ है। संपूर्ण पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है, यानी कि सारा पथ, यानी कि यहाँ से चला यूं 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 जाता हुआ यहाँ बी पे पहुँच गया, ए से चला था, सारा माप लो जैसे जैसे ये गया है, ये तो होगी दूरी। और ए को बी से सीधा मिला दो बेटा, ए को बी से सीधा मिला दो, ये जो दूरी है ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन होती है ए और बी के बीच की सीधी दूरी। अब याद रखना है, विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश, विस्थापन दिशा के साथ होता है, लेकिन दूरी एक अदिश राशि है, दिशा नहीं होती। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये संपूर्ण पथ की लंबाई होती है, ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी होती है, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्रक आपको पता है ये दोनों ही लंबाइयाँ हैं, तो मात्रक या यूनिट दोनों का ही मीटर हो जाता है ना। इसका भी मात्रक मीटर हो जाता है, इसका भी मात्रक मीटर, क्योंकि हैं तो दोनों दूरियां ही, फर्क इतना ही है, एक पूरी दूरी है एक सीधी दूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यानी कि विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी भी कह सकते हो, विस्थापन को आप न्यूनतम दूरी भी कह सकते हो, तो उसमें कोई हम दो राय नहीं है हमें। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई आदमी यहाँ से चला ए से और इस बी पॉइंट पे पहुंचा ऐसे चक्कर काट के, पूरा वृत्त घूम के, अर्ध वृत्त घूम के। ठीक है दोस्तों, अब यानी कि ए से बी तक गया तो दूरी तो होगी ए सी बी ए से बी तक गया, दूरी तो होगी ए सी बी। और ये क्या है? अगर ये पूरा वृत्त होता तो 2 पाई आर होती दूरी। अब ये आधा वृत्त गया है तो 2 पाई आर का आधा हो गया, यानी कि दूरी तो होगी पाई आर। देखिए दोस्तों, अलग से डायग्राम बना के इसको समझाता हूँ मैं, क्या वैसे तो हालांकि समझ गए होगे और अच्छे से। देखो, यहाँ ए से कोई आदमी चलता है और यूं जाता है बी तक, ठीक है ना। देखो, ब्लू लाइन से जाता है, ध्यान रखना, ए से चला वो और गति करता हुआ ऐसे बी पे पहुंच गया, ब्लू लाइन से गया है वो, ठीक है। यानी कि गति तो उसकी ये थी, ऐसे ए सी बी पथ से। अब आपको पता है कि अगर ये आर त्रिज्या का वृत्त बना रहा है, अब ये इसका केंद्र है वृत्त का, तो ये दूरी तो क्या होगी? आर, है ना। और ये भी क्या होगी? आर। ये देखिए, आर और आर, ठीक है। इसका मतलब इसने जो दूरी तय की ये तो होगी 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर। लेकिन इसका विस्थापन क्या है? ये सीधी दूरी, विस्थापन क्या हो गया? व्यास हो गया ना ये पूरा, ए बी कितना हो गया? त्रिज्या का दुगना, ए बी 2 आर।
तो ये फ़र्क हो गया दूरी और विस्थापन में। मुझे लगता है क्लियर होगी बात। चलो, नहीं क्लियर हुई तो एक चीज़ और नोट कर लो और एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जब कोई वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है तो विस्थापन शून्य होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई ए पॉइंट से चला और वापस घूम के वहीं आ गया तो उसकी दूरी तो है, देखो ये गेड़ा काट के आया पूरा, कितनी दूरी है 2 पाई आर, क्योंकि पूरा वृत्त है, लेकिन उसका विस्थापन जीरो हो गया। विस्थापन जीरो हो गया क्योंकि वो जहाँ से चला वापस वहीं आ गया। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो गई, पहले वाली स्थिति में दोबारा पहुंच गया वो, ठीक है ना। जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं हम और किसी बच्चे को कहें कि बेटा मार्कर की इंक ख़त्म होगी, आप मार्कर की इंक लेके आओ, जाके आप कहीं से भी या कैसे भी, तो आप क्या करोगे कि जब वो ऑफिस के अंदर इंक लेने जाएगा तो जहाँ से चला है वो वापस वहीं आके बैठ गया, तो विस्थापन तो जीरो है, विस्थापन तो जीरो है, लेकिन दूरी तो है ना उसकी, 100 मीटर गया 100 मीटर आया, तो दूरी तो 200 मीटर हो गई, अंदाज़ा अपने लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए, एक आदमी है जो ए पॉइंट से पहले बी जाता है, बी से फिर सी जाता है, सी से फिर डी जाता है। 10 मीटर वो ऐसे आता है, फिर 5 मीटर वो ऐसे जाता है, फिर 10 मीटर वो ऐसे जाता है, बस डी पे पहुंचा है। तो दूरी कितनी होगी, 10 प्लस 5 प्लस 10, ये दूरी होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दूरी होगी 10 प्लस 5 प्लस 10 यानी कि 25 मीटर। उसकी दूरी क्या होगी, 25 मीटर दूरी हो गई, है ना। बहुत आराम से सब पता चल गया ये कि दूरी उसकी 25 मीटर है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, सीधी दूरी, तो विस्थापन तो बेटा ये होगा, प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु डी है, तो ए और डी के बीच की सीधी दूरी कितनी है, पता है, ये 5 है तो ये भी 5 है, 5 मीटर, तो विस्थापन हो गया 5 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया कि विस्थापन तो उसका क्या हो गया 5 मीटर सीधी दूरी, लेकिन दूरी टोटल दूरी क्या है 10 प्लस 5 प्लस 10, समझ गए, 15 और 10 25। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको जो ये कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, सेकंड थिंग कि यहाँ से ऐसे गति करके कोई ऐसे जाता है। अब देखिए ये त्रिज्या, ये एक दीर्घवृत्त है, ये ए बी सी एक दीर्घवृत्त है। ध्यान दीजिए, आपको जो दिख रहा है ए बी सी एक दीर्घवृत्त है, एक अर्धवृत्त है सॉरी, और सी डी ई एक अर्धवृत्त है। और इस अर्धवृत्त का, क्योंकि अर्धवृत्त पूरा कर रहा है, कितनी दूरी तय करता है, ये इतनी पाई आर, और ये भी कितनी दूरी तय करता है, पाई आर, तो पाई आर प्लस पाई आर। क्योंकि आप ना अगर इसको तोड़ के यहाँ ले आओगे तो ये पूरा वृत्त ही बनता है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। कहने का मतलब ये समझो कि पाई आर ये गया और पाई आर ये गया, ए से ई तक पहुंचा, तो ए सी प्लस यानी कि दूरी क्या होगी 2 पाई आर। लेकिन विस्थापन क्या है, दूरी 2 पाई आर, विस्थापन क्या है, यहाँ से ये सीधी दूरी है ना, ये तो 2 पाई आर है, विस्थापन है ये सीधी दूरी, तो ये सीधी दूरी कितनी है 4 आर। देखो 2 आर इसका और 2 आर इसका, 4 आर, तो 4 आर क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। तो ये दोस्तों आपके पास क्या हो गया, दूरी और विस्थापन वाला टॉपिक आपका एंड हो जाता है यहाँ पर। समझ गए होगे अच्छे से। केवल इतना ध्यान रखना है कि मान लीजिए, अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, मान लीजिए अगर कोई आदमी है वो यहाँ ए पॉइंट से चला, ठीक है दोस्तों, ए पॉइंट से चला, वो ऐसे 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 गेड़े काटता 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 यहाँ बी पे पहुँच गया, तो ये सारी जितना भी वो गेड़े काट के गया, इसको मिन लो सारी को, संपूर्ण लंबाई जो है वो तो हो जाएगी दूरी। लेकिन अगर ए और बी के बीच की सीधी दूरी माप लो, ये दूरी, ये हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन होती है प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी के बीच की सीधी दूरी, जबकि पूरे पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे देख लो, अभी फिर चाल और उसको पढ़ेंगे, इसका थोड़ा रिवीजन कर लो ताकि फिर चाल और वेग समझने में कोई दिक्कत ना आए आपको। संपूर्ण पथ की लंबाई होगी दूरी, विस्थापन हो गया प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। दूरी अदिश होती है, विस्थापन सदिश होता है, मात्रक दोनों का मीटर होता है, क्योंकि दोनों ही दूरियां हैं तो मात्रक मीटर होता है। जैसे ये एग्जांपल किया हमने, अब जैसे देखो वो ए से चला बी पे पहुंचा, तो ये तो दूरी होगी, पूरे वृत्त नहीं है, ये आधा वृत्त है, तो आधे वृत्त में दूरी क्या होगी पाई आर, और विस्थापन क्या है, ए और बी की सीधी दूरी 2 आर। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति अपनी दोबारा ग्रहण कर लेती है कोई वस्तु तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। बहुत अच्छे से क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। फिर 1-2 एग्जाम्पल और किए हैं, इनको अच्छे से देख लेना। अब देखिए बात करते हैं चाल और वेग के बारे में, कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है।
ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बहुत। देखिए, जैसे दूरी थी, एक तरफ दूरी थी और दूसरी तरफ विस्थापन था, वैसे ही उन्हीं से रिलेटेड है ये चाल और वेग। दूरी में परिवर्तन बटे समय तो चाल होता है और विस्थापन में परिवर्तन बटे समय वेग होता है। अब दूरी अदिश थी, विस्थापन सदिश था, तो चाल अदिश हो जाएगी और वेग सदिश हो जाएगा। समझ गए होगे बात? ये सदिश हो जाएगी, अदिश हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ भौतिक रूप से कि ये है क्या। देखो, चाल तो होती है दूरी में परिवर्तन बटे समय और वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। ये तो रट लेना। अब दूरी और विस्थापन आपको पता है, तो इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, मात्रक दोनों का एक जैसा है, क्योंकि ऊपर क्या है, देखो, दूरी में परिवर्तन या विस्थापन, यानी कि ऊपर है तो दूरी, दोनों का मात्रक हमने अभी पढ़ा मीटर होता है, और नीचे क्या है, समय सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड, बटे को प्रति कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड, तो मात्रक दोनों का हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बहुत जगह ना किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखा आता है। हम आगे न्यूमेरिकल, आगे को अगले चैप्टर, जो अगला लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें हम चाल और वेग के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे सारे के सारे, क्योंकि हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पक्का आता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता है, तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है, वो वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है ये कि मात्रक दोनों का मीटर प्रति सेकंड है, चाल होता है दूरी में परिवर्तन बटे समय, ये होता है विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, ये अदिश राशि है, सदिश राशि है। इजीली क्लियर हो गया। मतलब क्या है चाल और विस्थापन का? देखिए, चाल जो होती है वो अदिश है, मतलब दिशा के साथ बदलती नहीं है, लेकिन वेग जो होता है ना वो दिशा के साथ बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये गोल कचेरा है, इसके अंदर कोई कार जो है वो ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब कार की चाल नियत है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कार ना तो 59 के वेग से चलती है, ना 61 होने देती है, वो कांस्टेंट रखती है। कितना? उसकी वेलोसिटी, उसका जो चाल है ना वो नियत है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल नियत है। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, उसका वेग नियत नहीं होगा। चाल नियत है क्योंकि चाल दिशा पे निर्भर नहीं करती। स्पीडोमीटर में जब जो देखते हैं ना वो चाल होती है, जो स्पीडोमीटर के अंदर जो दिखती है हमें, आप कहते हो कि मेरी बाइक 40 पे जा रही है, मेरी बाइक 50 पे जा रही है, वो चाल होती है स्पीडोमीटर में जो दिखती है। वो 60 है, 60 है, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, वो नियत है, वो नहीं बदल रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन वेग बदल रहा है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर था वो, वेग की दिशा दी जाती है स्पर्श रेखा खींच के, तो उसका वेग था इस तरफ। जब वो यहाँ पहुँचा तो वेग ऐसे हो गया, यहाँ पहुँचा वेग ऐसे, यहाँ पहुँचा वेग ऐसे, यहाँ पहुँचा वेग ऐसे। वेग दिया जाता है स्पर्श रेखा खींच के, तो वेग दिशा पे निर्भर करता है। अब हर बार दिशा बदल गई, यहाँ ये दिशा है, यहाँ ये दिशा है, यहाँ ये, तो हर बार दिशा बदल गई। समझ गए बात? अब एक बात और समझनी है, स्पर्श रेखा से ही क्यों दिया जाता है। देखो, ये मान लीजिए कोई रास्ता है और रास्ते के साथ ये इस तरीके से कोई झूला झूट रहा है, झूला ऐसे चला रहा है ना झूले पे। अब देखो, झूला झूल रहा है, तो अब अगर झूले की रस्सी टूट जाए यहाँ पे, मान लीजिए झूले की रस्सी जब वो इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जाके टूट गई ए पॉइंट पे, तो वो आपको भी पता है किस तरफ गति करेगा। जब इस तरफ को जा रहा है झूला, इस तरफ को, यहाँ रस्सी टूट गई तो वो ऐसे जाएगा, पता है ना। और अगर झूला इस तरफ आ रहा है, यहाँ रस्सी टूट गई तो इधर जाएगा, तो स्पर्श रेखा हो गई कि नहीं। इसका मतलब अगर कोई भी कार इस तरीके से चल रही है राउंड के अंदर, लेकिन वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है, तो चाल तो नियत है लेकिन वेग नियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो दिशा उसकी ये है, यहाँ पर दिशा ये है, यहाँ पर दिशा ये हो गई, यहाँ पर दिशा ये हो गई, यहाँ पर ये, हर बिंदु पे देखिए दिशा बदल रही है। तो हर बिंदु पे चाल तो 60 ही है लेकिन वेग नियत नहीं है, वेग बदल रहा है। क्लियर होगी बात? अब देखिए दोस्तों, त्वरण। अब देखिए त्वरण की बात करते हैं। ये जो त्वरण का टॉपिक है, ये वेग वाले टॉपिक जितना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे आपने लिखा था विस्थापन में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, वेग, वैसे ही वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, त्वरण। त्वरण का मतलब है बेटा एक्सेलरेटर, सीधी सी बात है। त्वरण का मतलब है एक्सेलरेटर, वेग में परिवर्तन बटे समय। कोई चीज़ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती जा रही है तो उसका वेग तो नहीं बदल रहा। इसका मतलब वेग में परिवर्तन क्या है, शून्य। तो त्वरण क्या हो जाएगा,
शून्य, यानी कि त्वरण 0 है तो वो वस्तु नियत वेग से चलती है। समझ गए बात। कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है कि 60 की स्पीड से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन तो नहीं हो रहा। वेग में परिवर्तन क्या है? बिल्कुल 0। वेग में परिवर्तन जब बराबर 0 है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जब वेग नियत है तो त्वरण 0 होता है, ध्यान रखना। अब जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, और वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ गए बात। वेग जब बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, यदि वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, यदि वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। काफ़ी ये आसान बात है। यानी कि अगर तो आप वेग बढ़ने का मतलब क्या, आप रेस पे पैर रख दो, गाड़ी चला रहे हो, रेस पे पैर रख दो, रेस पे पैर रख दो तो त्वरण बढ़ेगा, उसको बोलोगे कि एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट त्वरण को ही तो कहते हैं, त्वरित हो गई। और जब वेग घटता है मतलब आप उसको मंदित कर रहे हो, उसको कहते हैं मंदन। मंदन का मतलब होता है वेग घटना। ऋणात्मक त्वरण होता है तो त्वरण ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। वेग घटना, वेग घटने का मतलब क्या है? ऋणात्मक त्वरण, उसको मंदन कहते हैं। वेग बढ़ने का मतलब क्या है? धनात्मक त्वरण। यानी कि यहाँ तो ब्रेक दबा रहे हो, दूसरे केस में तो मंदन का मतलब ब्रेक दबाना, ऋणात्मक त्वरण का मतलब ब्रेक दबाना, धनात्मक त्वरण का मतलब उसके ऊपर रेस को दबाना ताकि वो और तेज़ी से भागे। ठीक है, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो ये दोस्तों त्वरण था। अब देखिए त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत इजीली समझ सकते हो, यहाँ से बनाते हैं, मात्रक बनाना आसान है। अब हमने वेग पढ़ा था, वेग क्या था? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर था, समय का मात्रक सेकंड, तो वो गया था मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक। अब यहाँ क्या है? वेग है ऊपर, तो ऊपर तो रख दो मीटर बटे सेकंड, और इसके बटे में और क्या आ जाएगा? समय और सेकंड आ गया। अब ये जो सेकंड है, मीटर बटे सेकंड वाला सेकंड जो है वो नीचे चला जाएगा, तो उससे हो जाएगा गुणा, तो मीटर बटे सेकंड गुणा सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मात्रक क्या आ गया त्वरण का? मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। यानी कि वेग का मात्रक क्या है? दोबारा देख लो, मीटर बटे सेकंड, फिर समय का मात्रक फिर सेकंड। अब जब बटे में बटे है तो वो नीचे आ जाता है, यानी कि जो मीटर प्रति ये सेकंड जो है नीचे आएगा, सेकंड से गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा? मीटर बटे सेकंड गुणा सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर लगा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसके जो हैं 2 क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं आज, जिनका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है, और अगले लेक्चर के अंदर मैं इसका डिस्कस करूँगा, क्योंकि डिस्कशन वाले क्वेश्चन भी हैं ये दोनों ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो मैंने आज ही बताया है। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन आप दोनों में से सही करते, दोनों के आंसर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। देखिए 3 होता है ना, एक MKS यूनिट होती है, एक CGS होती है, और एक FPS होती है। पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ भी मिल जाएगा। MKS में तो क्या होता है? K का किलोग्राम, फिर CGS में G का ग्राम, और FPS में P का पाउंड। तो किलोग्राम और ग्राम का तो पता है आपको कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं। तो वो पूछा हुआ है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ऐसे पूछा हुआ है। तो इसमें देखना कौन सा सही है ऑप्शन, और उसको कमेंट करना नीचे। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यदि त्वरण 0 हो तो वेग क्या होगा? अभी तो पढ़ाया, त्वरण धनात्मक है तो वेग बढ़ेगा, त्वरण ऋणात्मक है तो वेग घटेगा। अब ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, त्वरण 0 है तो वेग क्या होगा? 0 होगा कि एक समान होगा कि बढ़ेगा घटेगा? तो बढ़ेगा घटेगा तो हो नहीं सकता, बढ़ेगा तो धनात्मक होगा, घटेगा तो ऋणात्मक होगा। तो अब 0 और एक समान में से कोई एक ऑप्शन होगा। मैं ये बता भी चुका हूँ लेक्चर के अंदर, तो आप इसके ऊपर डिस्कस करना, इसका बताना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है आज पढ़ा है चाल, वेग, दूरी, विस्थापन और त्वरण, मात्रक पढ़े हैं इनके अच्छे से। और पिछला लेक्चर जो था वो ये था हमारा, इसके क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आज बताए हैं। आज के क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनका कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और उनका कमेंट करना, उनका आंसर जो है। और आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा। और
दूसरी बात ये है दोस्तों कि मेहनत करो, पढ़ाई करो और जितना हो सके टाइम जो है कम से कम 1 घंटा रोज़ पढ़ाई को टाइम ज़रूर दो, क्योंकि ये जो आपका टाइम है बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये गोल्डन टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लगातार वीडियोस अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लेना। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों आप लोग हर प्रकार का डाउट जो है आप टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप सर से जुड़ने के लिए।